हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न। तो आज हम बात करने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करने वाले हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो को ना बनाऊं, लेकिन चलो कोई टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो ही सही, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है वो ज़रूर जानी चाहिए। तो लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, भाषा में इसको समझाऊँगी, तो आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लैरिटी चीज़ों की हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि 19वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या फिर युद्ध पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि हमारा जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो उससे पहले यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, उसमें क्या क्या चेंजेस थे, अच्छी थी, बुरी थी, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो है वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इनके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद फिर यूरोप में जो है उसके राज्यों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद ही यूरोप के राज्य 1914 तक शांति के साथ अपना विकास करने में सफल हुए, क्योंकि देखो 1815 में जो नेपोलियन था उसको हरा दिया गया था। उसके बाद यूरोप के जितने भी राज्य थे वो 1914 तक बहुत ही डेवलपमेंट की ओर बढ़े रहे। 1914 तक इसलिए बढ़े रहे क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था और उसके बाद यूरोप का हाल जो है बहुत ही ख़राब हो गया था। तो इसलिए उन्होंने बता दिया है कि 1914 तक तो जो है यूरोप के जितने भी देश थे, जितने भी राज्य थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट की। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नीतियां अपनाकर एशिया, अफ्रीकी, लातिनी अमेरिका के लोगों का शोषण करके उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल बना लिया। जो यूरोपीय देश थे उन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की जो नीतियाँ होती हैं उनको उन्होंने फॉलो किया। ठीक है, और जितने भी एशियाई लोग थे, अफ्रीकी और लातिनी अमेरिकी जो लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है उसका उनका लोगों का शोषण करके अपने आप को उन्होंने डेवलप किया। ठीक है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत अधीन यूरोपीय राज्यों ने अपने संबंधों को युद्ध से बचाए रखा। जो यूरोप के जितने भी राज्य थे उन्होंने क्या किया कि आपको पता है कि युद्ध में कितना ज़्यादा नुकसान होता है, तो उन्होंने युद्ध से बचाए, अपने आप को बचाए रखने की नीति को अपनाया और उन्होंने जहाँ भी कहीं भी युद्ध की प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ पर वो अपना बिल्कुल भी जो है कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनको इस बात से बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ थे वो कि अगर युद्ध होगा तो नुकसान ही नुकसान होगा, जान का भी और माल का भी। ठीक है, तो जब उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो उनकी प्रोग्रेस जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध ने इन वर्षों के दौरान विकसित हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई और अगले 20 वर्षों में भी यह व्यवस्था अनेक तत्वों के कारण काफ़ी उलझी रही। ठीक है, तो 1914 में पहला विश्व युद्ध हो गया, जिसके बाद जो यूरोप के देश थे, यूरोप के जितने भी राज्य थे, ठीक है, जितने भी हमारे राज्य यूरोप के जो कि डेवलपमेंट कर रहे थे, उनकी हालत बहुत ही ख़राब होती चली और अगले 20 सालों तक ये जो सिचुएशन थी वो लगातार बढ़ती ही चली गई। और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, जिसने इस सिचुएशन को और ज़्यादा क्रिटिकल कर दिया और ज़्यादा इसको ख़राब कर दिया। जितने भी यूरोप के राज्य थे उनकी सिचुएशन जो थी, जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी अपने इतने सालों में, वो सारी की सारी ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था दोनों में ही यूरोप ने पार्टिसिपेट किया था, वो या फिर यूँ कहें कि करना ही पड़ा था, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर युद्ध हुआ था। तो बहुत सारे जो राज्य थे, बहुत सारे जो देश थे वो इसकी चपेट में आए थे, उनमें से एक यूरोप भी था, जिस वजह से इसने जितनी भी डेवलपमेंट की थी वो सारी डेवलपमेंट जो है इसकी धीरे धीरे रह गई, क्योंकि वो सारी ख़राब हो गई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब हम इसके नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग रहेगी कि अब इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि जो प्रे वॉर इंटरनेशनल सिस्टम है उसके कुछ विशेषताओं की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें पहले मौजूद थी। प्रे वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा, प्रे वॉर इंटरनेशनल सिस्टम इसको इसलिए कहा है क्योंकि युद्ध से पहले, अब हम छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से इसमें बात करेंगे कि यूरोप में कौन कौन सी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही थी और कौन कौन सी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो 1815 से 1914 तक के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक यूरोपीय व्यवस्था या फिर कहें कि यूरोप केंद्रित व्यवस्था बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि यूरोप ही यूरोप था हर जगह पे, क्योंकि वो बहुत डेवलपमेंट कर चुका था। विश्व व्यवस्था में यूरोपीय देशों, विशेषकर इंग्लैंड है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रभावी थे। ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करके रखी थी। ये देश प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कर्ता
बने रहे। शक्ति संतुलन, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद तथा सैन्यवाद यूरोप केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं रहीं। ऐसी व्यवस्था को युद्ध पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जितनी भी डेवलपमेंट यूरोप में हुई थी वो वॉर से यानी कि युद्ध से पहले हुई थी, तो इसलिए इसको युद्ध पूर्व व्यवस्था कहा गया है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं कि युद्ध से पहले यूरोप में कौन कौन सी चीज़ें थीं या कैसा उस तरह का माहौल था, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है यूरोपीय देश की हावी स्थिति। हावी स्थिति का मतलब ये है कि यूरोपीय देश पूरे वर्ल्ड पर हावी हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने ही डेवलपमेंट की थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि युद्ध पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर यूरोपीय देशों का प्रभुत्व रहा। यूरोप के जितने भी देश थे, राज्य थे, उनका ही बहुत ज़्यादा जो है प्रभुत्व पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर था। यह यूरोप केंद्रित व्यवस्था बनी रही, क्योंकि जो कुछ भी यूरोप में होता था उसका पूरे जो इंटरनेशनल सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता था। ठीक है, वास्तव में विश्व के अनेक भाग, लगभग समस्त एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यूरोपीय साम्राज्यवाद के अधीन रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका अलगाववाद यानी कि आइसोलेशनिज्म की नीति पर चल रहा था। जो रूस था वो कमज़ोर राज्य ही था। जापान एशिया प्रशांत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के प्रयास में लगा था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव था, यानी कि उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि अगर हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता तो जितने भी प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व करने के लिए एक बैठक बुलाई जा सकती थी, वहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता था, कोई डिसीजन लिया जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन जितनी भी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर यूरोप का ही दबदबा हर जगह बना हुआ था, तो उस पर कंट्रोल करने वाला भी कोई ऊपर संगठन नहीं था। तो इसलिए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी नहीं था। अगर वो होता तो सिचुएशन कुछ और हो जाती है ना। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर यूरोप का पूरी तरह से ही प्रभुत्व हो चुका था। अब है शक्ति संतुलन द्वारा निर्देशित अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन युद्ध पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र का प्रमुख सिद्धांत है। सभी संबंध इसी सिद्धांत के आधार पर स्थापित एवं चलाए जाते थे। इस सिद्धांत के अधीन यूरोपीय देश अपनी शक्ति संबंधों में एक प्रकार का शक्ति संतुलन बनाए रखते थे। वे शक्ति, संघर्ष, प्रतियोगिता या फिर विरोधिता में संलग्न रहते थे। लेकिन नियम यह था कि किसी भी राज्य को बहुत शक्तिशाली बनने नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि जो यूरोप था दूसरे देशों की मदद भी करता था, उनसे बातचीत भी, रिलेशन भी होते रहते थे, उसके बहुत अच्छे रिलेशन भी बनाता था, लेकिन हमेशा वो इस बात का भी ख्याल रखता था कि कोई दूसरा देश उससे ज़्यादा पावरफुल ना बन पाए। अगर कोई राज्य इस नियम को तोड़कर बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाता था या फिर बनने की कोशिश भी करता था, तो बाकी राज्य या तो व्यक्तित्व रूप में या फिर इकट्ठे होकर, फिर कुछ राज्य एक समूह में इकट्ठे होकर ऐसे राज्य के विरुद्ध कार्रवाई कर दिया करते थे, जिससे वो ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाता था। शक्ति संतुलन को फिर से स्थापित कर दिया करते थे और उस राज्य को फिर से शक्ति संतुलन व्यवस्था का भाग बना लेते थे। किसी भी राज्य को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता था। शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए युद्ध को एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाता था। शक्ति संतुलन व्यवस्था को अनेक निश्चित साधनों जैसे कि मुआवजा या भरपाई हो गया, भू क्षेत्रीय भरपाई हो गया, फूट डालो, शासन करो, निशस्त्रीकरण, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ किया गया ताकि बैलेंस ऑफ जो पावर है उसको बनाया जा सके। फ्रांस तथा जर्मनी में, यहाँ तक कि यूरोप की राजनीति में इंग्लैंड शक्ति संतुलन बनाए रखने वाले देश की भूमिका निभाता रहा। शताब्दियों तक इंग्लैंड में ऐसी भूमिका के द्वारा यूरोप में किसी भी देश के अत्यधिक शक्तिशाली होने का कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी हम करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी जब पेपर में लिख के आओगे तो एक पॉइंट को इतना बड़ा आप नहीं लिख के आओगे, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि जब आप पेपर अटैम्प्ट करोगे तो जो मेन चीज़ें हैं उनको सबसे पहले लिखना है। और ऐसा बिल्कुल मत करना आपको लगे कि हाँ 5-6 पेज भर के आऊँगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। टीचर पढ़ते हैं तो वो खुश इस बात से हो जाते हैं कि बच्चे ने कम लिखा है लेकिन टू द पॉइंट लिखा है, तो आपको पूरे मार्क्स वो ज़रूर देगा। ठीक है बच्चों।
बच्चों की गलतफहमियाँ हैं कि नहीं यार मैं तो एक ही पेज लिख के आया हूँ तो मुझे तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने टू द पॉइंट लिखा है तो आपको फुल मार्क्स भी वहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन वो टू द पॉइंट होने चाहिए, कोई कहानी नहीं होनी चाहिए, कोई वर्ड, कोई लाइन, कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि अगर आपकी जो एक ही सेंटेंस है बार बार रिपीट कर करके पैराग्राफ को या भी आप पॉइंट को बड़ा करने की कोशिश करोगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा और एग्जामिनर को बहुत ही गुस्सा आएगा कि बार बार इसने एक ही चीज़ को रिपीट किया, इसको कुछ और नहीं आता है। तो आगे चल के जितने भी आपने क्वेश्चन आंसर किए होंगे, चाहे वो टू द पॉइंट ही लिखे हों, वो एग्जामिनर नहीं पढ़ने वाला। बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वही चीज़ अपनी हो जाती है कि पहले क्वेश्चन में ही अगर आपने टू द पॉइंट लिख दिया है तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि लास्ट में भी इसने वैसा ही लिखा होगा। तो हर क्वेश्चन को इसी तरह से ये अटैम्प्ट करना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना पड़ेगा और मार्क्स भी आपको अच्छी मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें ये जो आप चीज़ यहाँ पर लिखी हुई देख रहे हैं, इसमें ये चीज़ है कि 18वीं शताब्दी के पिछले 50 वर्षों में और 19वीं शताब्दी में इसने फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों की सहायता की। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के युद्ध पूर्व काल में इसने रूस के दबाव के विरुद्ध तुर्की की सहायता भी की और 20वीं शताब्दी के पहले भाग में इसने जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस की सहायता भी की थी। ठीक है, और इसको हम नीचे की जो चीज़ है इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो इंटरेस्टिंग है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं सिर्फ वही आपको यहाँ पे करवाऊंगी, उसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। शक्ति संतुलन व्यवस्था जो 19वीं शताब्दी में विद्यमान रही ने यूरोप को सफलतापूर्वक बहुराज्यीय महाद्वीप बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी बहु राज्य व्यवस्था बनी रही। इसने यूरोप के राज्यों को अपनी शक्तियों में वृद्धि करने तथा अपने अपने साम्राज्य बनाए रखने के अवसर तो दिए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें युद्ध से भी दूर रखा। देखो, युद्ध से रहना दूर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि युद्ध में आपको सिर्फ नुकसान ही मिलता है। आप जीत भी जाते हो लेकिन फिर भी आपके सगे संबंधी कितने मारे जाते हैं, तो आपकी वो जीत आपको जीत नहीं लगती, उसमें भी आपको रोना आता है क्योंकि आप बहुत कुछ उस युद्ध में खो चुके होते हैं। ठीक है, यह स्थानीय युद्धों को नहीं रोक सकी क्योंकि इसने युद्ध को शक्ति संतुलन का उपकरण माना था। यद्यपि यह किसी विश्व युद्ध के होने से रोकने में सक्षम रही। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने को बहुत से विचारकों तथा राजनीतिज्ञों ने शक्ति संतुलन व्यवस्था के टूटने का परिणाम ही माना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज सिर्फ 3 ही पॉइंट को कवर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी कई सारे पॉइंट हैं, मेरे ख्याल से 8-9 पॉइंट है जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग करेंगे। आप इन्हीं पॉइंट को बार बार रिवाइज करें। सबसे पहले तो ये हमारी स्टार्टिंग को मत भूलना। ठीक है, ये देखो, ये सारी जितनी भी पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये सारी हमारी स्टार्टिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप क्योंकि ये स्टार्टिंग आप किसी भी क्वेश्चन में आप ये जो चैप्टर है इसके कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो स्टार्टिंग आपने यही लिखनी है। तो स्टार्टिंग को याद कर लीजिएगा सबसे पहले, और इसके कम से कम हमने आज 3 पॉइंट कवर किए हैं। तो इस तीन पॉइंटों में से आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे फिर आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो बाकी आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सो अगर वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।